हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य भूगोल के अंतर्गत भारत का भूगोल का पार्ट 2 इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आम्र वर्षा है क्या है? तो इसका उत्तर स्टार मार्क से। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में त्वरित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लाजम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली त्वरित झंझावत के साथ वर्षा को काल वैशाखी कहा जाता है। अतः दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु में। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून अर्थात लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित है? तो यह है मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मासिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। वर्तमान में इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश में 325 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में एवं 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपाद क्षेत्र, उत्तर पूर्व भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। कुछ पश्चिम तट पर अरब सागर में भी आते हैं। अतः भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें ओडिशा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। अब अगला प्रश्न है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान अर्थात केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है। यह पाई जाती है कहाँ? तो इसका उत्तर है कश्मीर हिमालय में। जाफरान अर्थात केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी अर्थात वुदूर में उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। अब अगला प्रश्न है, रेगर किसका नाम है? तो यह काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर या फिर रेगर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरणोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। यह मिट्टी गुजरात,
महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है। अब अगला प्रश्न है, रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो यह महाराष्ट्र में है। रेगर मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, रेगुर नाम है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा काली मिट्टी का। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है किस प्रकार? तो इसका उत्तर है वनारोपण के द्वारा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उनकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। पहला है वृक्षारोपण, यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। दूसरा है सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि। तीसरा है अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर। अतः सही उत्तर विकल्प सी है। अब अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो यह बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्तताप भूरा पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीन जलोढ़ या फिर खादर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। वहीं दूसरा है प्राचीन जलोढ़ या फिर बांगर। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। अब अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 20.7%। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के कुल 20.64% अर्थात लगभग 6,78,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश का वनावरण वन स्थिति रिपोर्ट शीर्ष से जारी करता है। ISFR 2019 के अनुसार वर्तमान में वनावरण 21.67% तथा वन एवं वृक्षावरण 24.56% है। ज्ञातव्य है कि बिहार में वनावरण 7.76% है। अब अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार दिए गए विकल्पों में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में है। अतः सही उत्तर विकल्प सी है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है कहाँ? तो मिजोरम में। ISFR 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रों में
मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि विकल्प राज्यों में मिजोरम के 85.41% अर्थात सर्वाधिक प्रतिशतता भाग पर वनों का विस्तार मिलता है। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 48 है, जबकि संघराज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 96 है। अब अगला प्रश्न है, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या है कितनी? तो इसका उत्तर स्टार मार्क्स है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ के होने का अनुमान है। अब अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो आपको बतलाना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 1 व 4 सही है। तो आइए पढ़ते हैं कथन 1 और 4 को। कथन 1 में दिया गया है, वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई है। वहीं कथन 4 में बतलाया गया है, वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.34% थी। वर्ष 1991 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर 24.8% था, जो वर्ष 2001 में 21.6% रह गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 35 बड़े नगरों में 48% नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती है। वर्ष 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% थी। बाकी नीचे दिया गया है, साक्षरता में पुरुष एवं महिलाओं की कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और उनमें अंतर का क्रम। अब अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है तो कहाँ से निकलती? तो यह गंडक से निकलती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। अब अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। अब अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह सतलज नदी पर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो यह कावेरी में अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। अब अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है? तो यह
महानदी पर तैयार किया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। अब अगला प्रश्न है, मैथन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो यह बराकर नदी पर बनाए गए हैं। मैथन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। पहला वाणिज्यिक बैंक, दूसरा सहकारी बैंक और तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। स्पष्ट है कि सही विकल्प डी है। अब अगला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय खाली स्थान को उगाने से है। तो इसका उत्तर है ए, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से है। कृषि में युग्म पैदावार से आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना। एक ही साथ एक भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात 2 व 4। अब आइए चलते हैं 2 व 4 को पढ़ते हैं। कथन 2 में बतलाया गया है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। और कथन 4 में बतलाया गया है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक, वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना तथा पशुपालन, सामाजिक, वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। अब अगला प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर है डी, गेहूँ। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन प्रमुख है। गेहूं की फसल नकदी फसल न होकर खाद्य फसल है। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है किस क्षेत्र में? तो गेहूं के उत्पादन में। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। उसके पश्चात 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। अतः सही उत्तर विकल्प डी है। अब अगला प्रश्न है, प्रमुख खाद्य फसल है कौन? तो चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है। अतः सही उत्तर विकल्प बी है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो इसका उत्तर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र में 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है।
लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। जहां चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्रों में ही विस्तृत है। अतः सही उत्तर विकल्प बी है। अब अगला प्रश्न है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है चावल। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के 43.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल पर चावल एवं 31.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सी चावल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो इसका उत्तर है गुजरात। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में अग्रणी कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। पहले स्थान पर गुजरात, उसके बाद तेलंगाना और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। अब अगला प्रश्न है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है कौन सा? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, फिर कम उसके बाद कम में है महाराष्ट्र, और कम तमिलनाडु, और फिर लास्ट में कर्नाटक है। प्रश्न काल में क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक गन्ने के अग्रणी उत्पादक राज्य थे। वर्ष 2019-20 चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। इसमें पहले स्थान पर पहले की भांति उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक, जो कि पहले तीसरे स्थान पर था तमिलनाडु, लेकिन अब कर्नाटक हो गया, चौथे स्थान पर बिहार है और पांचवें स्थान पर तमिलनाडु है। अब अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर है डी, मूंगफली। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या फिर उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश में कुल रबर उत्पादन का लगभग 75.68 भाग पैदा किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नकाल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश था। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहला है, बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोक्ता में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर दाल होगा।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागानी नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, गिरनार पहाड़ी पर। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य की दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो इसका उत्तर है पुलनेज। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कोडागु एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेल्लियम पेथिस क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, शेवरॉय, अन्नामलाई क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे। अब अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है तो किसकी? तो चाय की। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता था, जबकि वर्तमान में भारत के निर्यातों में चाय एवं अनाज की प्रतिशत हिस्सेदारी क्रमशः 0.3% एवं 0.2% या लगभग बराबर है। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चतुर्थ स्थान है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2019 से 20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 9.9 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 8.06 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। दूसरे क्रम पर जूट उत्पादक राज्य बिहार है। अब अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, किस राज्य में? तो पंजाब में। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उत्तर पूर्वी, जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा आता है। दूसरा है मध्य प्रदेश, जिसमें दूसरा मध्य भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आते हैं। वहीं तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, जिसके अंतर्गत कर्नाटक और गोवा आता, साथ ही अन्य क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है? तो इसका उत्तर है झारखंड में। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत में चांदी की 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। भारत में चांदी राजस्थान, कर्नाटक एवं झारखंड तीनों में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में
भारत विश्व में अग्रणी है तो चादरी अवरक के उत्पादन में। वर्तमान में चादरी अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन तथा लॉ एश का भी सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अब अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है? तो झारखंड। ऊपर 2004 का दिया गया इसलिए इसे छोड़ देते हैं हम लोग। अभी के लिए जो महत्वपूर्ण है उसे पढ़ते हैं। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार अवरक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं बिहार क्रमशः अवरक के बड़े भंडारक राज्य हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो इसका उत्तर है बिहार। चूँकि यह 1994 का प्रश्न है, उस समय बिहार और झारखंड एक थे, जिस कारण से इसका उत्तर बिहार लिया गया है। प्रश्नकाल में मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से अपतटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम क्रमशः इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार। अब अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। प्रश्नकाल में क्रमशः अविभाजित बिहार, अविभाजित मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल कोयले के अग्रणी उत्पादक राज्य थे। वर्तमान में इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य निम्न प्रकार है। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर झारखंड है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है किस राज्य में? तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कुल 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। अब अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो इसका उत्तर है पीच ब्लेड। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। इसका प्रतीक Ra है। इसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। तो इसका उत्तर है डी, शिवसमुद्रम में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 से 98 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रपोंग सिद्रबाग में हुई थी। भारत में दूसरी पनबिजली संयंत्र कर्नाटक के मांड्या जिले में शिवसमुद्रम से हुआ है। इस संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। मैसूर महल और बंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने वाले देश की क्रमशः पहली इमारत एवं नगर थे। अब अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से
कम है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से अधिक है, अतः कथन सी गलत है। वर्ष 2018 से 19 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 9.21% है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। अब अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो इसका उत्तर है कुल 64 राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई 40,000 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्नानुसार वर्ष 2001 से 2 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64 और लंबाई 40,000 किलोमीटर थी। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तथा उनकी कुल अनुमानित लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ? तो इसका उत्तर है 1853 में। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग सन 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर की दूरी तय करके थाने स्टेशन पर पहुंची थी। अब अगला प्रश्न है, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है? तो इसका उत्तर है 5.5 फीट। रेल मार्ग चौड़ाई की दृष्टि से 3 भाग में विभक्त है। पहला मीटर गेज, जिसमें 2 पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूर अर्थात दूरी होती है। दूसरा है चौड़ी या फिर बड़ी लाइन। इसके अंतर्गत 2 पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या फिर 1676 मिलीमीटर या फिर 5.5 फीट की दूरी होती है। वहीं तीसरा है छोटी लाइन। इसके अंतर्गत पटरियों के मध्य 762 मिलीमीटर या फिर 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। अब अगला प्रश्न है, मोरमुगाओ पत्तन स्थित है किस राज्य में? तो इसका उत्तर है गोवा राज्य में। मोरमुगाओ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। अब अगला प्रश्न है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका उत्तर है सी, महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग
544.54 करोड़ रुपये होंगी। अब अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? तो इसका उत्तर है गुड़गांव में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है? तो इसका उत्तर है भारती। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 से 84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988 से 89 में की। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। भारती की स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर है कैम्बे की खाड़ी। ESSO इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के परवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं कच्छ की खाड़ी, मलवन क्षेत्र, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यह था भारत के भूगोल का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।